प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो विज्ञान में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इनमें प्रश्न भी इसी फैक्ट पर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तक के बारे में देखते हैं। उत्तक है क्या? उत्तक को अंग्रेजी में प्रिय मित्रों टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, उत्तक होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। कोशिका। कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक और यह उत्तक मिलके बनाएंगे अंग तंत्र। अंग तंत्र बनाते हैं और यह अंग तंत्र मिलकर बनाता है शरीर। तो यहां पर हम कह सकते हैं यह हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। प्रिय मित्रों, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब उत्तक आता है। कोशिकाएं जब आपस में मिलकर, यानी जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेगी तो ध्यान रखना ये कोशिकाएं समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। यानी जब समान व असमान कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं जिनकी उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति समान हो व समान कार्य करे। समान कार्य करे तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। तो आप उत्तक की परिभाषा समझ गए होंगे। ध्यान रखें, कभी कभी विकल्प बहुत गहन आते हैं, हम इसको इजी में समझ लेते हैं। उत्तक में कोशिकाएं जब समूह में व्यवस्थित होती है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं जब समूह में व्यवस्थित हो जाती है, जैसे हमारे मान लीजिए एक थाली है और एक लड्डू है मेरे पास, वो लड्डू है कोशिका। और जब मैं उस थाली के अंदर लड्डू को व्यवस्थित कर दूंगा तो यह मैं कह सकता हूं एक मेरे पास में एक थाली है, इसमें मैंने लड्डू को व्यवस्थित कर दिया। तो यह अब पूरी की पूरी थाली क्या कहलाएगी? उत्तक कहलाएगी। और यहां पर यह उत्तक कहलाएगी। अब देखिए, लड्डू समान आकार के भी हो सकते हैं, असमान आकार के भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब लड्डुओं का निर्माण किससे होता है? समान पदार्थ से होता है और इनके कार्य भी समान होते हैं। यानी हम कहें यह जो है भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, मीठे का स्वाद देते हैं। पावलो के अनुसार लार आना स्वाभाविक है, अनुबंध क्रिया जो अनुबंध का सिद्धांत है उसके अनुसार। तो आप समझें कि कोशिकाएं समान और असमान होती है, उत्पत्ति समान व समान कार्य होते हैं। ऐसे समूह को, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यह पहला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्तक जो शब्द है वो प्रिय मित्रों किसने दिया था। तो उत्तक जो शब्द है वो एनसीईआरटी बेस के आधार पर दिया गया है। गाइडों में ग्रीव ग्रीव शब्द का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं उत्तक शब्द है वो बाई चेट ने दिया। बाई चेट ने। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है? बाई CHET चेट। कहीं जगह CHE जैसे केमिस्ट्री कहते हैं तो उसको बाई केट भी कहा जाता है। उत्तक शब्द है वो बाई चेट ने दिया था। यह ध्यान रखें, उत्तक शब्द किसने दिया प्रिय मित्रों? बाई चेट ने दिया था। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट उत्तक के बारे में। एक शब्द आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आता है। हिस्टोलॉजी में क्या किया जाता है? यानी हम चलिए इसको हिंदी में, ये वर्ड चाहे हिंदी में लिखें या किसी प्रकार लिखें, हिस्टोलॉजी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। और यह हिस्टोलॉजी शब्द है वो दिया था मेयर ने। यह भी ध्यान रखें, यह शब्द हिस्टोलॉजी शब्द है वो मेयर महोदय ने दिया था। और यदि हम कहें कि जो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी जो हिस्टोलॉजी के आधुनिक
हिस्टोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मेलपिगी कहलाते हैं, मेलपिगी हैं। आपको पता है मेलपिगी शब्द का उल्लेख होता है, इन्हीं व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने खोजा था, उत्सर्जन तंत्र का आगे वाला भाग खोजा था, मेलपिगी काय कहते हैं, जिसमें बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस आते हैं। तो यह मेलपिगी को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये फैक्ट है, एनसीईआरटी बेस की किताबों पर है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। तो चलिए यहां पर यह आप फैक्ट है, इनको उतार लें कि कोशिकाएं, तो प्रश्न कभी आ सकता है उत्तक के निर्माण में कोशिकाएं क्या समान या असमान हो सकती है? तो हम कह सकते हैं समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। ये दिखने में सरल है, लेकिन यहां पर इसके कंसेप्ट आप लड्डू के हिसाब से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं उत्तक का वर्गीकरण, यानी उत्तक को उनके कार्य के आधार पर या संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो आज हम कल 2 वीडियो में उत्तक का पूरा मैटर क्लियर कर देंगे और विद कॉन्फिडेंस कहते हैं कि रिट में यदि आपके कोई उत्तक से संबंधित प्रश्न आएगा तो इनमें से आएगा, वरना नहीं आएगा। और ध्यान रखें, जो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के विद्यार्थी यदि उत्तक का वीडियो देखते हैं, तो यदि आप ये प्रश्न करके नहीं आए तो समझ लेना कोई भी इस प्रश्न को नहीं करके आएगा। तो चलिए अब हम उत्तक के बारे में देखते हैं, उत्तक का वर्गीकरण। सबसे पहले वर्गीकरण, उत्तक के प्रकार भी कह सकते हैं या वर्गीकरण भी कह सकते हैं, बहुत ही इजी वे के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उत्तक है मित्रों उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, उपकला जो है वो उत्तक है जिसे एपिथीलियम उत्तक कहते हैं, एपिथीलियम उत्तक कहते हैं। ध्यान रखें, एपिथीलियम उत्तक का मतलब एपिथीलियम टिश्यू कहा जाता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं एपिथीलियम, एपिथीलियम उत्तक, एपिथीलियम उत्तक। दूसरा यदि हम बात करें तो होता है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। दूसरा हमारे पास में कौन सा उत्तक आएगा? यह हम मानव उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं, पादप उत्तक का अलग से टॉपिक होगा, जिसमें जो विभजो उत्तक होते हैं और स्थायी उत्तक होते हैं। स्थायी उत्तक में भी सरल हैं, अलग अलग प्रकार के इनके बांटे गए हैं, 7 उत्तक होते हैं। अभी हम जो जीवों में पाई जाने वाली, मानव में या प्राणियों में पाई जाने वाली उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं। तो उपकला उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, तंत्रिका उत्तक, एक हम कह सकते हैं योजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू योजी उत्तक भी होता है। और फिर यदि हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास में आएगा पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। यह इनके प्रकार होते हैं। तो देखते हैं कि ये जूम साइज में पूरा आपको वीडियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो पेशीय उत्तक बिल्कुल यहां पर एकदम क्लियर है। तो चलिए यहां पर प्रिय मित्रों, सबसे पहले अब हम इनका एक एक का अध्ययन करते हुए चलेंगे कि किसमें क्या आता है। तो देखिए उपकला उत्तक का सबसे पहले यदि हम वर्गीकरण करें तो सबसे पहला वर्गीकरण है सल्की उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, उत्तक होता है, फिर आप वीडियो देखने के बाद खुद बता देंगे कौन सा उत्तक कहां पाया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा उत्तक इसमें है वो है घनाकार, घनाकार उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक। तीसरा है रोमिल उपकला उत्तक, रोमिल उपकला उत्तक इसके अंतर्गत आ जाएगा, रोमिल उपकला उत्तक। चौथा यदि हम बात करें तो स्तंभाकार उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक, उत्तक। फिर यदि हम बात करें तो ग्रंथिल उपकला उत्तक, ग्रंथिल उपकला उत्तक। यह मुख्यतः उत्तक होते हैं जो उपकला उत्तक के अंतर्गत हैं। कंपटीशन में इन प्रश्नों को इन्वॉल्व किया जाता है। देखने में ये नाम लगते हैं, तो जैसे यदि हम बात करें प्रिय मित्रों, तो यहां पर एक शब्द याद रखना GSS, और इसका यदि हम बात करें तो RJ,
तो चलिए यहां पर जी का मतलब हो जाएगा घनाकार उपकला ऊतक, एस का मतलब स्तंभाकार उपकला ऊतक, से का मतलब सल्की उपकला ऊतक और आर का रोमिल उपकला ऊतक। और फिर यहां पे मान लीजिए यहां हम कहें वापस जी, जे का मतलब जी मान लेना, यानी ग्रंथिल उपकला ऊतक। यह इस प्रकार के तमाम उपकला ऊतक होते हैं। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमें पता है कि राजकीय विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक जो होते हैं उन्हें बहुत कड़े परिश्रम के बाद गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चरण होते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो जितना हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, उनका फल उतना ही मीठा होता है। तो आज ही आप अध्यापन में लगे और न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें। और ये ध्यान रखें, मैंने भी सेकेंड ग्रेड साइंस 2018 की भर्ती में 67 रैंक प्राप्त की थी, 76 रैंक प्राप्त की थी। प्रिय मित्रों, यह था मेरा अधम साहस और संघर्ष से लड़ने की कहानी, और वित्त आत्मविश्वास के साथ में और किताबों के साथ में जुड़ा हुआ रहना। तो आप भी ये कर सकते हैं, आप जुड़े रहें। आपको यह रिट होने के बाद में मैं वादा करता हूं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क मिलेगा और उनमें से आप अधिकांश प्रश्न हल कर लेंगे। और जीके के भी ज्यादा आपको टेंशन लेनी जरूरी नहीं है। इनमें जो सेकंड ग्रेड का मैंने देखा है अनुभव के आधार पर, वो समय समय पर आपको वीडियो भी प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए यहां पर हम इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक क्या होता है प्रिय मित्रों? तंत्रिका ऊतक होता है, एक तो होता है यूनिपोलार, यूनिपोलार तंत्रिका ऊतक, जिसे एक ध्रुवीय कहते हैं। बहुत इजी है ये, एक ध्रुवीय, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है। फिर होता है बाइपोलार, जिसको बाइपोलार कहते हैं, इसको कहते हैं द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय कहा जाता है। एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय कहा जाता है। फिर होते हैं नंबर तीसरे मल्टीपोलार, मल्टीपोलार, इसको बहुध्रुवीय कहा जाता है, बहुध्रुवीय कहा जाता है, बहुध्रुवीय। एक होते हैं अनपोलार, होते हैं अध्रुवीय भी होते हैं, अध्रुवीय। ये देखेंगे किसमें क्यों इनको बांटा गया है, इनके बारे में। चलिए योजी ऊतक के बारे में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अस्थियां, उपास्थियां और जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिन तंतु हैं, इनका अलग से एक पूरा वीडियो बनेगा। और रक्त इनके अंदर आता है। रक्त भी एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यह भी ध्यान रखें। ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है। यदि रक्त जैसा प्रश्न आ जाता है तो आप कंपटीशन में फाइट नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा एहसास होगा, जैसे कुत्ते के सामने हड्डी को फेंक दिया जाता है, वो हड्डी है, वो कुत्ता उसको सूंघता है और चपेट उसको चाटता भी है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। तो आप ध्यान रखें, आपको हड्डियां न पुरुष है, आपको एक अच्छा खाना पुरुष है, और अच्छे खाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत होती है। तो चलिए पेशीय ऊतक के बारे में देखते हैं। पेशीय ऊतक कैसे होते हैं? तो एक होते हैं रेखित पेशीय ऊतक, दूसरे होते हैं अरेखित पेशीय ऊतक, अरेखित पेशीय ऊतक, तीसरे होते हैं प्रिय मित्रों हृदय पेशी ऊतक। बहुत आसान है ये हृदय पेशी ऊतक। तो अब हम इनके एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही ऊतक हमें पढ़ने हैं, इनके अलावा आलतू फालतू पढ़ने नहीं है। देखिए ऊतक में से एक प्रश्न बनेगा, और अब एग्जामिनर के पास में रहता है कि मैं इनमें से कौन सा प्रश्न बनाऊं। तो आपको तो पूरा पढ़ना है यथार्थ ज्ञान के साथ में। तो चलिए आगे हम इनका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। बहुत ही इजी वे के अंदर हम समझेंगे इनको। तो आज हमारा मैटर रहेगा प्रिय मित्रों यहां तक। आज हम 2 ऊतक पूरा करेंगे, उसके बाद में फिर 2 ऊतक को लेंगे, यानी योजी ऊतक हैं। इनका एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, फिर पेशीय ऊतक का वीडियो आएगा। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। उपकला ऊतक क्या होते हैं? अभी आप नाम देखते ही पता लग जाएगा आपको कि आखिर एपिथेलियम ऊतक होते क्या हैं और किस प्रकार से हैं। मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से हमने पढ़ा था उसी हिसाब से यदि आप पढ़ते हो तो आरपीएससी में रैंक लाना जो है बहुत ही इजी होता है। अब हमारे पास में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कौन से ऊतक की? उपकला ऊतक की। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक एकदम इजी है प्रिय मित्रों, घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है ऊतक का। तो इसको पहले ही मैंने कहा था, इसको कहा जाता है एपिथीलियम,
उत्तक कहा जाता है, एपिथेलियम टिश्यू, टिश्यूज कहा जाता है। कहीं मान लीजिए टिश्यूज की मीनिंग ले रखूं तो आपको लगेगा कि टिश्यूज की मीनिंग नहीं आती होगी, इसको एपिथेलियम कहा जाता है। तो देखिए यहां पर यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रिय मित्रों, यदि हम देखें इसको भी देख सकते हैं। उप का मतलब होता है ऊपर, उप का मतलब होता है ऊपर, और कला का मतलब होता है आवरण, आवरण। अब आप समझ गए होंगे। फिर एपी का मतलब भी हम कहें, एपी का मतलब होता है अपोन, थेलियम का मतलब यानी थेलस जो होता है, इसका मतलब होता है किसी के अंग के ऊपर स्थित होना। तो चलिए हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा उत्तक जो किसी दूसरे उत्तक के ऊपर स्थित हो वो उत्तक क्या कहलाता है? उपकला उत्तक कहलाता है। यानी यह किसी दूसरे अंग के ऊपर, हम कहें उत्तकों के ऊपर होते हैं, या हमारे जो पार्ट्स होते हैं शरीर के उनके ऊपर स्थित होते हैं, तो यह उत्तक क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा के अनुसार यह उत्तक किसी दूसरे उत्तक पर स्थित होते हैं, दूसरे उत्तक पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। पहली बात तो यह। चलिए क्या करते हैं ये। प्रिय मित्रों ध्यान रखना, यह जैसे आपको एक एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, परजीवी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। परजीवी का एग्जाम्पल होता है अमरबेल। आपने देखा है अमरबेल किस पे स्थित होता है? अमरबेल तो दूसरे प्लांट पे स्थित होता है। तो वो करता क्या है? वो खुद भोजन नहीं बनाता है, पादप भोजन बनाता है। उस पादप के भोजन को बेचारा, जो पादप भोजन बनाया, मुश्किल से संघर्ष से भोजन बनाया, उसको परजीवी क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, यानी उससे भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ही एपिथेलियम उत्तक में होता है। यह दूसरे उत्तक पे स्थित होते हैं। तो इसमें रक्त वाहिनियां, ध्यान रखना, इसमें रक्त वाहिनी व लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी वाहिनी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, पाई जाती। अतः पोषण के लिए दूसरे उत्तक पर निर्भर रहते हैं, दूसरे उत्तक पर निर्भर रहते हैं, दूसरे उत्तक पर निर्भर रहते हैं। तो यह आप एक चीज समझ गए होंगे, जब कभी भी कोई बाह्य आवरण के बारे में बात होगी तो कौन सा उत्तक होगा प्रिय मित्रों? उपकला उत्तक होगा। जैसे हमें कहें कि त्वचा जो होती है, अधिचर्म जब भी बनेगा, अधिचर्म देखिए, अधिचर्म जो होती है एपिडर्मिस, इसको कहा जाता है, बाह्य त्वचा भी कहा जाता है, उसका निर्माण उपकला उत्तक करता है। हमारे त्वचा के जो आंतरिक भाग होते हैं, त्वचा के जो स्तर, आंतरिक स्तर होते हैं, उसका निर्माण उपकला उत्तक ही करता है। देखिए आप, त्वचा बाहरी भाग हो गया, तो ये क्या करते हैं कि पोषण के लिए दूसरे उत्तक पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। यह इसकी डेफिनेशन है। बताइए ऐसा कौन सा उत्तक है जो पोषण के लिए दूसरे उत्तकों पर निर्भर रहता है? तो रटने की जरूरत है नहीं, उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक। क्यों रहता है? क्योंकि इनमें रक्त वाहिनियां और लसिका वाहिनियां नहीं पाई जाती, इसीलिए पोषण दूसरे उत्तकों से प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में एक एक कर इनका डिस्कस देखते हैं, कौन किसमें क्या पाया जाता है। इनकी जैसे ही हम संरचना देखेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर उपकला उत्तक क्या है। सबसे पहला हमारे पास में मैटर है प्रिय मित्रों, यदि हम इनकी चर्चा करें तो घनाकार, यानी सल्की उपकला उत्तक, सल्की उपकला उत्तक, सल्की उपकला उत्तक है पहला। अब देखिए इनको संरचना से ही समझ लेते हैं, आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा यह उत्तक है क्या। यह किसी आधार कोशिका से परिस्थित होते हैं, जिसका केंद्रक चपटा होता है और बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, यानी इसका केंद्रक होता है वो चपटा होता है तथा बाहर की तरफ क्या होता है? उभरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार ये सल्की उपकला उत्तक होते हैं।
तो ध्यान रखें सल्की उपकला उत्तक की यह परिभाषा होती है, यह किसी आधार कोशिकाओं के आधार से जुड़े हुए रहते हैं, इनका केंद्रक चपटा होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इसलिए उपकला उत्तक थोड़ी से बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये वाले होते हैं सल्की उपकला उत्तक। इनका यदि हम एग्जाम्पल देखें प्रिय मित्रों, तो एग्जाम्पल में यह पाए जाते हैं अधिचरम में। किस में पाए जाते हैं? अधिचरम में पाए जाते हैं। अधिचरम को अंग्रेजी में एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। यानी इसका केंद्रक होता है, चपटा होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, वो विशेषता है सल्की उपकला उत्तक की, और यह अधिचरम में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम उत्तक देखते हैं, घनाकार उपकला उत्तक। हाँ, इसमें एक और है। यह उत्तक क्या होते हैं? जब समूह में स्थित हो जाते हैं तो इस प्रकार टाइल्स आपने देखी है, यानी यह टाइल्स के समान क्या करते हैं, ये इस प्रकार संरचनाएं बनाते हैं, टाइल्स के समान ये संरचना बनाते हैं, जिन्हें पेवमेंट कहा जाता है। ये समूह में स्थित होने के कारण एक टाइल्स के समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं। ये आगे भी इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं और इस प्रकार देखिए ये टाइल्स की तरह दिखाई देते हैं। जब समूह में होते हैं ये, तो यह टाइल्स के समान दिखाई देते हैं, जिन्हें पेवमेंट कहते हैं, पेवमेंट कहते हैं, पेवमेंट या पेवमेंट कहा जाता है जब ये समूह में स्थित होते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे, ये नाम से आप पकड़ लेना, पेवमेंट या पेवमेंट जो शब्द हैं सल्की उपकला उत्तक जब समूह में व्यवस्थित होते हैं तो टाइल्स रूपी संरचना की तरह दिखाई देते हैं, इन्हें पेवमेंट कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं घनाकार उपकला उत्तक के बारे में। तो घनाकार उपकला उत्तक है तो आप समझ गए अधिचरम में कौन सा उत्तक पाया जाता है? सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है। अधिचरम में एपिडर्मिस में बाह्य त्वचा भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो दूसरा उत्तक आता है प्रिय मित्रों, वो होता है घनाकार उपकला उत्तक। घनाकार उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक। अब देखिए ये है क्या, इनकी संरचनाएं जो होती है वो घन के आकार की होती है। इस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती है, ये घन के आकार की संरचनाएं रखते हैं। लेकिन यदि हम इन्हें देखें बाहर से, यदि हम इन्हें देखें, इनके केंद्रक जो होते हैं वो मध्य में इस प्रकार से स्थित होते हैं। तो देखिए इसकी एकदम संरचना घनाकार संरचना होती है, लेकिन इधर से देखने पर, दिखाई देने पर ये कैसे दिखाई देते हैं? आयताकार, आयताकार दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखें, देखिए आयत होता है, हमें पता है इस प्रकार का होता है, हमने विद्यालय में मैथ्स के सर ने पढ़ाया है, तो हम कह सकते हैं आयताकार। यह इनकी संरचना तो घनाकार होती है लेकिन ये आयताकार दिखाई देते हैं और यह उपकला उत्तक पाए जाते हैं। घन का मतलब होता है जनन कोशिका में, जनन कोशिका में। देखिए जनन जो कोशिकाएं होती है यानी उनमें इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। घन, घन का मतलब हम कह सकते हैं, इस घ को आप ध बना दीजिए। धन किसको चाहिए? जन को चाहिए, यानी लोगों को चाहिए। तो बताइए घनाकार उपकला उत्तक किस में पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यह मैं उम्मीद करता हूं यह दो उत्तक आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरा उत्तक लेते हैं। कौन सा उत्तक किस प्रकार से व्यवस्थित है? बिल्कुल आसान शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें कि पेपर कोई कहे, आप कभी चीजों पर विश्वास न करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। कोई कहता है सरल आएगा, कोई हार्ड आएगा। मैं तो कहता हूं जब आपने मेहनत कर ली है, आप जितनी मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। सरल और इजी का प्रश्न ही नहीं उठता है जब तीर कमान आपके हाथ में रहते हैं। तीर आपको लगाना है सीधा निशाने पर। तो चलिए नेक्स्ट हम प्रिय मित्रों, जो हमारे पास में हम उत्तक के बारे में बात करें, तो जो उत्तक होगा नंबर तीसरा, वो होता है रोमिल उपकला उत्तक। रोमिल उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। देखिए रोमिल उपकला जो उत्तक होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, इनकी संरचना यदि हम देखें तो ये इस प्रकार के भी हो सकते हैं, यानी संरचना में ये घनाकार भी हो सकते हैं और यह स्तंभाकार भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, संरचना इनकी
स्तंभ के समान होती है, इस प्रकार से होते हैं। ये स्तंभाकार भी हो सकते हैं। ये तो घनाकार हैं, ये स्तंभाकार हैं। बस स्तंभाकार उत्तक में यही अंतर आएगा। इसमें केंद्रक क्या होगा, नीचे आधार में स्थित रहेगा, इनमें केंद्रक मध्य में है। ये रोमिल उपकला उत्तक प्रिय मित्रों ध्यान रखना, ये घनाकार संरचना भी होती है, घनाकार भी होती है, और कैसी होती है, स्तंभाकार संरचना भी इनमें दिखाई देती है। लेकिन इसमें एक विशेषता है, इनके अंतिम सिरों पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें रोमिल उपकला उत्तक कहा जाता है। इनके सिरे पर रोमिल। अब आप बताइए मुझे कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा आवरण है, कौन सा भाग है जिसमें कोई पदार्थ गति करे, यानी गति करेगा तो वहां पर प्रगति का वरदान है, वहां पर छोटे छोटे रोम रहेंगे जो उसे आगे जाने देंगे। आपने एक प्रिय मित्रों ध्यान रखा होगा, निषेचन जब होता है तो ध्यान रखना मादा की अंडवाहिनी के मध्य भाग में होता है। यानी क्लास 8th में निषेचन यह बताया गया है अंडवाहिनी में होता है, लेकिन जब हम उच्च कक्षा में जाते हैं तो निषेचन मादा की अंडवाहिनी के मध्य भाग में होता है, यह आप ध्यान रखना। तो फेलोपियन नलिका इसको कहा जाता है। एक हम कह सकते हैं जब हम श्वास लेते हैं, श्वास नलिका नाम आपने सुना होगा, यानी श्वास जो लेते हैं वायु को आसानी से जाने के लिए हम कह सकते हैं ट्रेकिया। तो वहां पर हम इसका उदाहरण कहां पे पाया जाता है, रोमिल पाया जाता है। एक तो अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में जिसको फेलोपियन नलिका कहते हैं, फेलोपियन नलिका में पाया जाता है। एक तो यह उत्तक। एक प्रिय मित्रों कहां पाया जाता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नली, श्वास नली ध्यान रखें। श्वास मार्ग भी ध्यान रखें, जो सबसे पहले नासा छिद्र होता है, फिर नासा गुहा होती है। नासा गुहाएं किसमें खुलती है, नासा गुहाएं ग्रसनी के अंदर जाती है, ग्रसनी बाद में खुलती है कंठ में, कंठ खुलते हैं ट्रेकिया में। ट्रेकिया जो होते हैं वो ब्रोंकस की सहायता से ये शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। ब्रोंकस है, ब्रोंकस क्या करेगा, फेफड़ों में खुलेगा, और ये ब्रोंकस बाद में श्वसन श्वसनिकाओं में खुल जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में खुल जाते हैं। श्वसन श्वसनिकाओं का आगे का सिरा फूल जाता है, गुब्बारे नुमा संरचना हो जाता है, जिसे कुपिकाएं कहते हैं। यही कुपिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, जहां गैसों का विनिमय होता है। ऐसे आप जैसे ही ध्यान रखें, ट्रेकिया शब्द आते ही आपके पूरा का पूरा श्वसन तंत्र दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि आ जाता है इसका मतलब आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। यदि ट्रेकिया लिखते ही आपके पूरा कंसेप्ट रील नहीं चलती है तो प्रिय मित्रों, चाहे कोई भी कहीं, ध्यान रखें आपको अभी मेहनत करने की और जरूरत है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ट्रेकिया है वो श्वसन नली को कहा जाता है, और गैसों का विनिमय पथ कहलाता है कुपिका, जो फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों यह लाइन आपके आसानी से समझ में आ गई होगी। तो यह दो जगह पर पाई जाते हैं, रोमिल उपकला उत्तक। चलिए नेक्स्ट उत्तक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट उत्तक है ग्रंथिल उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, स्तंभाकार उपकला उत्तक कहां पे पाई जाते हैं। तो नेक्स्ट है स्तंभाकार उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। देखिए एकदम सरल है। स्तंभाकार उपकला उत्तक क्या होते हैं, अभी इनकी संरचना देखें। इनकी संरचना स्तंभ के समान होती है, जैसे कोई मुसड़ होता है, इसकी संरचनाएं मुसड़ की तरह, स्तंभ की तरह होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसमें केंद्रक आधार में होता है। स्तंभाकार उपकला उत्तक, इसमें केंद्रक प्रिय मित्रों कहां पे होगा, आधार में होगा। इसकी संरचनाएं स्तंभाकार होगी। और यह उत्तक कहां पर पाई जाते हैं, स्तंभाकार उत्तक, तो उनके बारे में हम चर्चा। हाँ तो प्रिय मित्रों यह है स्तंभाकार उत्तक। इनकी विशेषता क्या है, इनकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, आधार में केंद्रक पाया जाता है। यह पाया जाता है आहार नाल के म्यूकोसा में। प्रिय मित्रों ध्यान रखना, आहार नाल से संबंधित प्रश्न इस बार रिट में आ सकता है।
मुख से गुदा तक फैली लंबी कुंडलित जो संरचनाएं होती है वो आहार नाल कहलाती है। आहार नाल के पार्ट्स क्या होते हैं वो भी आप ध्यान रखना। जैसे मुख होता है, मुख से मुख गुहा, फिर मुख गुहा खुलती है ग्रसनी में, ग्रसनी खुलती है ग्रशिका में, ग्रशिका आमाशय में, आमाशय ग्रहणी में, ग्रहणी छोटी आंत्र में, और छोटी आंत्र बड़ी आंत्र में खुलती है। बड़ी आंत्र का अंतिम जो शिरा है वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। यह आहार नाल की क्या है, तमाम संरचनाएं हैं। तो यह आप ध्यान रखें, आहार नाल का म्यूकोसा का जो स्तर होता है वो स्तंभाकार उत्तक का बना हुआ रहता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं, स्तंभाकार उत्तक। यह जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के रूप में अध्ययन करते हैं, वो है ग्रंथिल उपकला उत्तक। नेक्स्ट जो प्रिय मित्रों वो है ग्रंथिल उपकला उत्तक के बारे में। ग्रंथिल उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, ग्रंथिल उपकला उत्तक। देखिए बहुत आसान है, यह वहां पर पाई जाएंगे जो ग्रंथियां होती है। जैसे ग्रंथियां हम कह सकते हैं ये अंतःस्रावी भी हो सकती है और नलिका युक्त भी हो सकती है। दो प्रकार की ग्रंथियां हम बात करें तो एक तो हम कह सकते हैं नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त। दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, नलिका युक्त होती है और एक नलिका विहीन। नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, नलिका विहीन प्रिय मित्रों। और नलिका विहीन ग्रंथियों के स्त्राव को कहा जाता है हार्मोन, हार्मोन कहा जाता है। और इन ग्रंथियों का उपनाम भी आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो अपने स्त्राव को सीधा रक्त में डालती है, जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि, अंग्रेजी में हम ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। इनके स्त्राव को हार्मोन कहा जाता है। नलिका युक्त ग्रंथि प्रिय मित्रों दो प्रकार की हो सकती है। नलिका युक्त ग्रंथि यदि हम देखें तो इनमें नलिकाएं होती है, जैसे हम कहें बहुत सारी जैसे नलिकाओं के अंदर हैं, तो इनमें मुख्यतया जो परीक्षा में पूछा जाता है यकृत होती है और अग्नाशय होती है। अग्नाशय ध्यान रखें, यकृत और अग्नाशय हैं, ये दोनों ही कौन से भाग में खुलती है, ग्रहणी वाले भाग में खुलती है, यानी ग्रहणी ड्यूडेनियम वाले भाग में खुलती है। यकृत को कोलोडोगस की नली कहते हैं, अग्नाशय को विसृंग की नली कहा जाता है। ये दोनों ही ओडी की अवरोधनी के द्वारा ग्रहणी वाले भाग में खुलती है। ओडी की अवरोधनी होती है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे ओडी की अवरोधनी कहते हैं। दोनों नलिकाएं वहां पे आके खुलती है। तो आप समझ गए होंगे यकृत है, अग्नाशय है। अग्नाशय अग्नाशय रस का स्त्रावण करता है, जो ग्रहणी के माध्यम को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। ध्यान रखें, यकृत से स्त्रावित पीत रस होते हैं, पीत रस में पीत लवण पाए जाते हैं, और ये पीत लवण क्या करते हैं, यानी वसा का इमल्सीकरण करते हैं, यानी उसका पायशीकरण करते हैं, वसा को छोटी छोटी बूंदों में बदलते हैं। फिर आता है लाइपेज एंजाइम, जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यह भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो ध्यान रखें, ग्रंथिल उपकला उत्तक आप समझ गए, यकृत अग्नाशय में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है, ग्रंथिल उपकला उत्तक पाया जाता है। और नलिका विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे थायराइड ग्रंथि कहें, पीयूष ग्रंथि कहें, अग्ना जो है। और एक और ध्यान रखें, अग्नाशय जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। प्रिय मित्रों क्या होती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। और एक और बात आप ध्यान रखें, अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो दीपिका है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, दीपिकाएं, दीपिकाएं जो क्या करती है, इसकी बीटा कोशिका, बीटा कोशिका प्रिय मित्रों किसका स्त्रावण करती है, इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में जब हम जब भोजन खाते हैं, यानी तो पाचन क्रिया में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट के दौरान। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये इंसुलिन क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ये ग्लाइकोजन हमारी यकृत में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज आप कई बार गए, केले टपाटप 10-15 खा लिए, एक केले से 104 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इतनी एनर्जी हमारे शरीर में ऐसे तो है नहीं कि अब हम फटने वाले हैं, तो ये एनर्जी गई कहां, जितनी हमें बॉडी को चाहिए रिक्वायरमेंट है उसको तो वो ले लेते हैं, फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यकृत में भेज देते हैं।
कौन बंदा भेजता है? इंसुलिन भेजता है। और जैसे ही मान लीजिए कभी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको भूख लगी, तो वो एनर्जी ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको बॉडी को प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखें, यह रक्त में क्या करते हैं? शर्करा की मात्रा का नियमन करते हैं, शर्करा का नियमन करते हैं, ग्लूकोज का नियमन करते हैं। इसी की कमी से डायबिटीज रोग होता है, यानी मधुमेह की बीमारी होती है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों, ग्रंथिल उपकला उत्तक के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम उत्तक के बारे में लेते हैं। एक उपकला उत्तक और बच गया, जो है संवेदी उपकला उत्तक। संवेदनाओं को ग्रहण करता है वो उपकला उत्तक कहां पे पाया जाता है? नेक्स्ट है संवेदी उपकला उत्तक। संवेदी उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। संवेदी उपकला उत्तक क्या होता है? पहली बात तो ये संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे, तो कहां पे पाए जाएंगे आप खुद बताओ। यह पाए जाते हैं, जैसे हमारा ब्रेन होता है, यह भी संवेदनाओं से संबंधित है। और हमारा जो कान होता है, जिसमें जो हमें पता है कि कोकलिया होते हैं, कोटि के अंग, उसमें यह पाए जाते हैं। संवेदी उपकला उत्तक क्या होते हैं? एक पतले तंतु के रूप में होते हैं, एक पतले तंतु के रूप में होते हैं। एक पतला, जैसे हम इसको समझ सकते हैं, एक पतला तंतु के रूप में होते हैं। इनके मध्य में केंद्रक पाया जाता है, इनके मध्य में, और इसके आधार से तंत्रिकाएं निकलती है, तंत्रिका तंतु निकलते हैं। तो ध्यान रखें, संवेदी उपकला उत्तक पतले होते हैं, तंतु के रूप में होते हैं, इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है, इसके आधार में क्या होते हैं, यानी यहां पर जो है तंत्रिका तंतु, और इसके सिरे पर क्या पाए जाते हैं? संवेदी रोम पाए जाते हैं, संवेदी रोम पाए जाते हैं। तो यह पाए कहां जाते हैं? ये पाए जाते हैं क्रिस्टा में, क्रिस्टा में पाए जाते हैं, मेकुला में पाए जाते हैं, मेकुला में, और कोटि के अंग, यह जो कान से संबंधित है, कोटि के अंग यहां पर पाए जाते हैं। किस्टा, मेकुला और कोटि के अंग में संवेदी उपकला उत्तक पाए जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आज आपने उपकला उत्तक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट हमारा वीडियो भी लंबा न जाए, आप छोटे छोटे पार्ट्स में देखते रहें। अगला जो हमारा मैटर आएगा वो आएगा तंत्रिका उत्तक के बारे में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।